हेलो बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक नई शुरुआत होने जा रही है बच्चों। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का पार्ट 2 डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड, पार्ट 1 के अंदर 6 चैप्टर थे बच्चों। 6 चैप्टर में हमने सिर्फ एक ही टॉपिक किया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसमें भी 2 टॉपिक बाकी हैं, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा। उनको कराने से पहले मैं आपको 7th 8th और 9th चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि 7th 8th और 9th चैप्टर इस टाइम पे कराने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th चैप्टर बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटीग्रेशन इसका नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। 8th चैप्टर में इसी की एप्लीकेशन है, 9th चैप्टर भी इसी की एप्लीकेशन है। 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया बाउंडेड, और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर 7th चैप्टर, 8th और 9th, ये तीनों चैप्टर मिला के सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा वेटेज 7th 8th और 9th चैप्टर की है, मिला के, जो टोटली इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, 8th और 9th चैप्टर बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए। लेकिन जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए काफ़ी टफ है। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी से चैप्टर है, जिसमें हमारे काफ़ी लेक्चर लगेंगे। लेकिन एक बार चैप्टर 7 अच्छे से आ गया, फिर 8th और 9th चैप्टर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनमें बस 3-3 4-4 लेक्चर में वो ख़त्म है। 3-3 4-4 लेक्चर मैक्सिमम में वो ख़त्म है, एक बार अगर आपको अच्छे से इंटीग्रेशन आ गया। इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी 12th क्लास के लिए। इंटीग्रेशन को माइलस्टोन माना जाता है 12th क्लास के मैथमेटिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल आज की पहली क्लास से ही आपने बिल्कुल रेगुलर स्ट्रिक्ट रह करके प्रैक्टिस करनी है। नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फॉर्मूले और प्रैक्टिस, 2 चीज़ों का खेल है। फॉर्मूले और प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, प्रैक्टिस अगर आप करते हो, तो आपके लिए इंटीग्रेशन बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज़ इंटीग्रेशन अड़ जाता है बच्चों के, हो नहीं पाता। ठीक है, फिर आगे का सारा उनका पार्ट 2 का प्लान सारा चौपट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेशन को मत छोड़ना, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर नहीं संभले इंटीग्रेशन में तो फिर 8 चैप्टर भी गया, 9 भी गया, फिर 10th में जाके, चैप्टर नंबर 10 में जाके समझने का मौका मिलेगा आपको। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आना चाहिए कई बच्चों की। देखो, एक छोटी सी बात और कर लेना चाहता हूँ लगे लगाए, कि कई बच्चों की ना ये सोच होती है कि फॉर्मूले ना हम याद नहीं करेंगे, क्यों अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, फॉर्मूले नहीं याद करेंगे। तो वो सोचते हैं कि फॉर्मूले हमें ना क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। मैं तो सर बचपन से ऐसा करता हूँ, ऐसे इस तरह देते हैं वो रीजंस देते हैं कि हम तो सर बचपन से ऐसा करते हैं, हम फॉर्मूला कभी याद नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। तो बच्चों एक बात मेरी भी मान लो, अगर आप बचपन से करते आए हो, ये 12th क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, 11th 12th क्लास डिफरेंट होती है। तो 12th क्लास के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन करके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, फॉर्मूले याद करने से क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, क्वेश्चनों को समझना ईजी हो जाएगा, उससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी। ठीक है, बिलीफ सिस्टम बढ़िया काम करेगा, विल पावर इंक्रीज़ होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसेप्ट पे आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ पैदा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बातें ज़्यादा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बच्चों जिसको चैप्टर नंबर 5 का स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर नहीं आते, उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लेक्चर नंबर 5 की स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 5 की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको डिफरेंशिएशन आना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप 5th 6th 7th 8th 9th चैप्टर तक कर सको। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन के जो 1 से 20 तक के फॉर्मूले थे वो आपको आने बड़े मस्ट हैं। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि डेरिवेटिव में क्या करते थे, फंक्शन होता था, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते थे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करने से हमें क्या मिल जाता था, डेरिवेटिव मिल जाता था, फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता था। इस तरीके से इसको शो करते थे। ठीक है, या फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं कि फंक्शन और उसका डैश करने से डेरिवेटिव मिल जाता है, एक और फंक्शन मिल जाता है हमें, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, जैसे आपको पता है साइन का डेरिवेटिव करने से आपको क्या मिलेगा, कोस मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना ज़रा, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस कैसे है। यहाँ हमें फंक्शन से डेरिवेटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव से उल्टा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन क्या लगाओगे, एक तो ये साइन लगाना आपने, इंटीग्रेशन का साइन है ये, इस डी की जगह पे, डेरिवेटिव की जगह पे
ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा आई बना हुआ है, ऐसे आई सा बना हुआ है, स्टाइलिश सा कर्वी शेप में स्पेनिश आई सा बना हुआ है। तो ये एक इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू को ऊपर ही ले आए हैं अब की बार। तो यहाँ पे वो फंक्शन आएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और किसकी रिस्पेक्ट में करना है, किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करना है, वो वेरिएबल dx के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ये करने पे हमें वापस फंक्शन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, डेरिवेटिव फंक्शन को, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव देता है आंसर में, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, उस डेरिवेटिव का वापस फंक्शन बना के देता है कि वापस फंक्शन क्या बनेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। कई बार एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल लो या एंटी डेरिवेटिव बोल लो। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एंटी है, ठीक है, उल्टा है। और समझते हैं, ये चीज़ लिखी हुई है, इसको भी आप ऐसे शो कर सकते हो। फंक्शन का डेरिवेटिव करने में आपको डेरिवेटिव मिलता है, और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने पे आपको वापस फंक्शन मिल जाता है। वापस क्या मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है, तो कोस का इंटीग्रेशन, कोस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वापस आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखवा दिया आपको। अभी मैं काफ़ी सारे फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको जो आपने डेरिवेटिव में किए थे, तो प्लीज़ बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना और आगे के फॉर्मूलों के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 20 तक के फॉर्मूले देख रखे हैं। ठीक है, नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, चैप्टर नंबर 5 में प्ले लिस्ट में मिलेगी आपको। और शुरू करते हैं बच्चों। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला है आपका, पहले मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखूँगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब बच्चों इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक में यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे होते, दूसरे में ना यहाँ पे नंबर लिखे होंगे 3 से 7 इस तरीके से। ठीक है, उसको बाद में स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसको बोलते हैं नंबर वाले को डेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट में आपने प्लस में सी लगाना है आंसर में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सी का मतलब है एनी कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट था, आंसर डेफिनेट नहीं आ रहा था, तो आंसर को डेफिनेट करने के लिए प्लस में सी ऐड कर दिया। डेफिनेट वाले में आपका आंसर डेफिनेट आएगा, उसमें सी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाद में देखेंगे, पहले कई सारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। फिर इसके बाद आता है कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, इंडेफिनेट के लिए प्लस सी। इसके बाद बच्चों बड़ा इजी है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वापस माइनस इधर जाएगा, तो ये आ गया कोट एक्स प्लस सी, इंडेफिनेट के लिए प्लस सी। तो उसके बाद आपके पास आ गया सेकेंड एक्स बचते हैं हमारे, और कोसेकेंड एक्स बचता है। तो इनका डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स tan x, और कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स, कोसेकेंड एक्स और कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है। फंक्शन का डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव मिला, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करके वापस फंक्शन मिल जाएगा। तो सेकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेकेंड एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेकेंड एक्स कोट एक्स का वापस ये, लेकिन साथ में माइनस था तो माइनस उधर भेज दिया, कोसेकेंड एक्स प्लस सी। तो ये सारे इंटीग्रेशन है, ये आपको डिट्टो याद होने चाहिए। कोस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस कोस। ठीक है, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होता था, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट, कोसेकेंड स्क्वायर का कोट। लेकिन सी से देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में आंसर में जहाँ पे सी आ रहा है तो उसके आगे माइनस लगेगा। आंसर में सी आ रहा है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फंक्शन में सी होता था तो माइनस लगता था, यहाँ पे आंसर में अगर सी आ रहा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो साइन का कोस, कोस का साइन, लेकिन जहाँ पे आंसर में सी आ रहा है वहाँ माइनस लगा दिया। सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट, कोसेकेंड स्क्वायर का कोट, लेकिन आंसर में सी था तो माइनस लगा दिया। सेकेंड एक्स tan x का सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स कोट एक्स का कोसेकेंड एक्स, आंसर में सी था तो माइनस लगा दिया। बच्चों उम्मीद है 6 के 6 याद हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गए हैं 6 के 6, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और याद कराते हैं आपको कुछ चीज़ें। x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, आप ऐसे ध्यान रखना। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर 1 का तो x हो गया, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। तो 2 तो देखो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं, तो 2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, यहाँ पे क्या बचा, 1 ही बच गया, कुछ नहीं है वहाँ पे, 1 है। तो ये 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, प्लस में c तो आप लगाते ही हो, वो तो बचपन से आपने लगाना ही है। तो एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x। 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7x। तो इस तरीके से आपने चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 8 आपके पास आता है। फॉर्मूला नंबर 8 कहता है कि log x का इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो गया log x, इनडेफिनेट था, प्लस में c लगा दिया। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, e⁻x + c। तो तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान दे रहे हैं। एक तो फॉर्मूला नंबर 7, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जिससे आपको 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 1/x का इंटीग्रेशन log x + c, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ फॉर्मूले और स्टडी करते हैं। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला नंबर 9 है, जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 आपसे कहता है, फॉर्मूला नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a⁻x, तो उसका डेरिवेटिव होता था a⁻x साथ में log a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, a⁻x log a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापिस a⁻x मिलेगा आपको, लेकिन ये log a लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आगे में लेके आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो a⁻x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, a⁻x का इंटीग्रेशन हो गया a⁻x अपॉन में log a। ठीक है, ये log a अपॉन में चला गया, प्लस में यहाँ पे c लिख दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। एग्जांपल समझ लो थोड़े बहुत। अगर 2⁻x का इंटीग्रेशन करना है आपने, तो 2⁻x log 2 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3⁻x का इंटीग्रेशन करना है तो 3⁻x अपॉन में log 3 आएगा। वहाँ मल्टीप्लाई में आता था डेरिवेटिव में, यहाँ अपॉन में आ रहा है, इतना सा फ़र्क है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद हो गया है। पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लियो, जो आपका दिल करे वो कर लेना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करते रहना साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फार्मूला। जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो है बच्चों साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। और आपके पास अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। और अगर आपके पास आ जाता है सीकेंट इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x√x² - 1। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा प्रोसेस है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये था, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका इंटीग्रेशन वापस आप करके आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x + c। और इसका इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है वापस से tan इनवर्स x + c। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड इनवर्स x + c। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कोस वाला है उसमें माइनस आ जाता है इधर, बस कोट वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, कोसेकेंड वाले में यहाँ माइनस आ जाता है। तो अगर माइनस लगा हुआ है साथ में, तो इसका आंसर कोस, इसका आंसर कोट, इसका आंसर कोसेकेंड। ठीक है, कोसेकेंड इनवर्स, इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस लगा भी हुआ है तो आप माइनस को उधर भी भेज सकते हो, माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों ये इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतने फॉर्मूले साथ के साथ याद कर लिए हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये 12-13 फॉर्मूले हैं, ये आपने इंटीग्रेशन के याद कर लिए हैं। अभी बच्चों मैं ये कहूँगा आपको कि आपने एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं इनको फॉर्मूला मानता ही नहीं, ये मैं फॉर्मूले मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता, क्योंकि ये तो आपने डेरिवेटिव में सीख ही रखे हैं कि इसका डेरिवेटिव कौन सा होता है, वो तो आपको डेरिवेटिव में आता ही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में तो बस उसका उल्टा ही तो किया है आपने, तो उल्टा याद किया है। साइन का कोस होता था, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, और कोस का साइन हो जाएगा, साइन का क्या होएगा, माइनस कोस, क्योंकि आंसर में सी आ रहा है तो माइनस लगेगा। सेकेंड स्क्वायर का tan x, कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस कोट x, सेकेंड x tan x का सेकेंड x, कोसेकेंड x कोट x का माइनस कोसेकेंड x।
ये सारे आपको आते थे, ये तीनों आपको वैसे ही आ रहे हैं, देख के पता चल रहे हैं। 1/x का log x, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, 3 का 3x, 7 का 7x, ये सारे आपको आ ही गए। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log a, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो बच्चों आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो एक बार आप पेज नंबर 299 निकाल लो, उसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, तो वहाँ से शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, अब आपने इंटीग्रेशन की अटेम्पटेशन देख लेनी है। आपको दे रखा है x² 1 - 1 अपॉन में x², और साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेशन करने से पहले। ऐसी चीज़ का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेट कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है बच्चों। एक चीज़ और नोट करना, अभी एक फॉर्मूला हमसे मिस हो गया है, पहले उस फॉर्मूले को भी स्टडी कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 13 मिस हो गया था, फॉर्मूला नंबर 13 सॉरी फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। मैं इनको फॉर्मूला मानता ही नहीं, ठीक है। मेरा तो पहला फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ है इंटीग्रेशन का। मैं वो जो आपको कराए थे वो तो डिफरेंशिएशन से आए थे, ठीक है। अभी तक हमने एक भी फॉर्मूला नहीं किया इंटीग्रेशन का। पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है। इसके 2 पार्ट होते हैं बच्चों, ए और बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर एक्स की पावर n लिखी हुई है और उसका आपने इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर n है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर प्लस सी। पर बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब n की वैल्यू -1 के बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर n की जगह पे -1 रख दिया तो 1 से -1 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, समथिंग बाय 0 दैन नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ बन जाएगी नॉट डिफाइन। तो ये फॉर्मूला हर उस n के लिए लगता है जो -1 के बराबर नहीं है। -1 को छोड़ के चाहे n की जगह पे जो मर्जी लिखा हो, आपने क्या करना है इंटीग्रेशन करने के लिए, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, ठीक है। पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों और क्या चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर n की वैल्यू -1 है तो उसका मतलब क्या है, x टू द पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन में x। और इसका इंटीग्रेशन हम पहले से ही स्टडी कर चुके हैं, log x होता है। अभी किसी फॉर्मूले में आया था कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। तो जब n की वैल्यू -1 के बराबर है तो वो बन जाएगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अगर n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी है तो ये फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। अगर n की वैल्यू -1 के बराबर है या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन में x, तो उसका इंटीग्रेशन है log x। तो बच्चों अभी इस फॉर्मूले के बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 कर लिया हमने, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपके पास लिखा था x² 1 - 1 अपॉन में x², ठीक है, और साथ में था dx। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल से क्वेश्चन है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, देखते रहो बस, अब देखते जाओ क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे x², यहाँ x² से x² कट के 1 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। x² का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक ऐड बाय सेम पावर। तो x² है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। पूरे आंसर में आपने एक बार सी लगाना है, जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तो उसमें आपने एक बार क्या लगाना है, सी लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं। ध्यान रखना, ज़िंदगी में कांस्टेंट कहीं भी आपके सामने आ जाए तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बाहर हो गया। x² का इंटीग्रेशन, x में एक पावर बढ़ी, नीचे सेम पावर। बी कांस्टेंट है, बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। x का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ, और ये x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक ऐड बाय सेम पावर। फिर यहाँ पे c है तो c एज इट इज रहेगा, साथ में x लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में प्लस में c भी लगा देना, एक कैपिटल C लिख देना, थोड़ा सा कैपिटल सा C लिख देना। क्यों, यहाँ पे c का इंटीग्रेशन cx कैसे होगा बच्चों, आपको पता है 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x, 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है 3x। तो c एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा cx। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं कांस्टेंट एज इट इज़, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, और e की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, और प्लस में c है तो c एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9।
आपने नोट भी कर लिए बच्चों, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप नोट तो कर ही लेते हो। तो उसके बाद कुछ है क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में देखना जरा एक बार। 10 में अंडर रूट 1 में अंडर रूट एक्स और यहाँ पे होल स्क्वायर है डी एक्स साथ में लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में या क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। 11 आप खुद ट्राई कर लेना। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और अपॉन में रूट एक्स लिखा हुआ है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी यानी 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट के 2 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये चीज़ बच गई है डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड बाय सेम पावर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c। फाइनल आंसर में आपने c ऐड कर देना है, बड़ा ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लो। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 है। तो सबके नीचे डिवाइड कर दो इसको, 1/2 पावर को सबसे डिवाइड कर दो। तो ये आ गया x की पावर 3 और नीचे आएगा x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 जब नीचे आएगा इस तरीके से, तो वो ऊपर जाएगा तो बनेगा x की पावर -1/2। बेस सेम में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 1/2। उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको कि कैसे एक बार इसको नीचे लेके आए डिवाइड में, फिर इसको ऊपर लेके गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बेस सेम था, पावर ऐड की तो ये आ गया 3 - 1/2, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको आती हैं। ये 8th क्लास का काम है, कई बच्चों ने 8th क्लास भी नहीं की हुई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझाने के लिए उनको मैंने कर दिया। ये 3x आएगा, फिर नीचे से x की पावर -1/2 आएगी, तो यहाँ पे x की टोटल हो जाएगी 1 - 1/2 प्लस 4, फिर ऊपर से पावर नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 और ये आ गया dx। अब करना क्या होता है, हमने कोई भी पावर हो चाहे -1 को छोड़िए, पावर में एक ऐड करना होता है और अपॉन में सेम पावर लिखनी होती है। पावर में एक ऐड करेंगे, जो भी पावर है आपकी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, ठीक है। और आखिरी में प्लस में सी लगा दिया आपने, ठीक है। बड़ा इजी है। करना क्या होता है, अब क्या करना है आपने, ध्यान से सुनना। अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स की पावर ऊपर एलसीएम वगैरह लोगे तो आएगी 7/2, नीचे आ गया 7/2, तो 7 तो नीचे लिख दिया और बाई वाला 2 ऊपर लिख दिया। एक ही बात है, बाई में चाहे इसके नीचे लिख दो चाहे इसके ऊपर लिख दो, एक ही बात होती है। ये कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से आपके। 3x की पावर यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके 3/2 और नीचे 3/2 के ऊपर लिख देते हैं, तो 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर बाद में क्या है, प्लस 4x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 था, तो नीचे वाले 2 को ऊपर ले आया मैं, यहाँ पे ऊपर 8 हो गया प्लस में सी। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी अगर आपको आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हो। 15 में रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, वो भी कर सकते हो। 16 का तो डायरेक्ट ही कर लोगे, 17 को डायरेक्ट कर लोगे, 18 कर सकते हो और इसके बाद 20 कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं वो मैं लिख रहा हूँ। कोई भी आपको उनमें प्रॉब्लम आए तो आपने मुझसे पूछना है, थोड़ा थोड़ा हिंट मैं देता जाऊँगा। आपने घर से क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना है, मैं कर चुका हूँ उसको। 8 ट्राई करना है, 9 ट्राई करना है, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो मैंने कर दिए हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे। 12 मैंने कर दिया है, 13 आपने ट्राई नहीं करना अभी, जो नहीं लिख रहा मैं वो ट्राई नहीं करने हैं आपने। कभी कई बच्चों को क्या होता है, वही ट्राई करते हैं जो मैं नहीं लिखता ना, वही ट्राई करते हैं, फिर पूछते हैं सर एक बार ये बताना 13 कैसे होगा। 13 भाई इतना तकलीफ़ है, मैं तभी नहीं बता देता जब मैंने वीडियो बनाई थी या मैंने कराया था, तभी बता देता मैं 13। अभी उसका कंसेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझो इस फीलिंग को कि उसका कंसेप्ट अभी नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैंने उसको कराया नहीं है। कईयों को क्या होगा, सर ये 1 to 6 कराओ, 1 to 6, ये इसमें 7 के बाद नहीं मजा आ रहा मुझे, 1 to 6 कराओ। वो 1 to 6 मेरा करने का बड़ा दिल कर रहा है भाई, 1 to 6 भी करा देंगे। अभी 1 to 6 के फॉर्मूले मार्केट में कहाँ आए हैं, जब 1 to 6 के फॉर्मूले मार्केट में आएंगे तभी तो कराएंगे 1 to 6 भी। नहीं सर ये जो क्वेश्चन नंबर आपने 13 छोड़ा है ना, ये मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों या तो मेरे अकॉर्डिंग चल लो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अभी 11th-12th क्लास का, कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आपका पहला ही साल है 12th क्लास का, जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना
तब आप अपनी भी चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 1 to 6 पहले कर लेना, जो आपको 2-3 साल का 12th क्लास में एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिना एक्सपीरियंस के गड़बड़ मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 आपने खुद ट्राई करना है, जिनका कि एरो लिखा हुआ है वो आपने खुद ट्राई करनी है। 15 आपने खुद ट्राई करना है, बस अंदर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करा देना। 16 आपने खुद ट्राई करना है, ये सिंपल है, सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 17 आपने खुद ट्राई करना है, सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 18 में सेकंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देना, सेकंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराना है इसमें, ठीक है, ये भी सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 19 अभी नहीं करना आपने, क्योंकि आपसे मुश्किल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने कर लेना है कोस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करा देना, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा देना। क्वेश्चन नंबर 21 में एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन, तो वो आपने खुद ट्राई कर लेना, ये आपसे हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है। जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन नहीं करेगा उसको अपनी माता जी की पिताजी की कसम है, आज का काम आज ही निपटा देना, क्योंकि कल के भरोसे मत बैठना, कल का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रेशन में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना स्टार्टिंग से, और थोड़े से तगड़े रहना, ठीक है। अदरवाइज अगर गड़बड़ इंटीग्रेशन में होगी ना 2-3 स्टार्टिंग 1-2 एक्सरसाइजेज में, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज है 7.11 तक, फिर मिसलेनियस है, 12 एक्सरसाइज हैं। अगर शुरू की 1-2 एक्सरसाइज में होगी गड़बड़ तो आप समझोगे सीधा चैप्टर नंबर 10 पे, चैप्टर नंबर 7 गया आपका, 8 गया, 9 गया, 20 नंबर का मामला चला गया, ठीक है। तो कोई गड़बड़ मत करना बच्चों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, आप चैनल पर नए हो। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।